कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर दृष्टि की आंखें बरसने को हुई, लेकिन उसने अपने आप को नॉर्मल किया और आगे आकर बोली, मैं ही हूँ दृष्टि, चलिए मैं साथ चलती हूँ आपके। इस वक्त सबकी आंखों में आंसू थे, ये देखकर कि एक तरफ नील है जो बेहोशी में भी सिर्फ दृष्टि का नाम लिए जा रहा है, और एक तरफ दृष्टि है जिसने उसकी बेपनाह मोहब्बत को इतनी जल्दी भुला दिया, सिर्फ एक दिन में ही उसे छोड़कर आगे बढ़ गई। डॉक्टर के साथ दृष्टि ही नील के पास आ चुकी थी। उसे रूम में छोड़कर डॉक्टर वापस से बाहर निकल गए। दृष्टि का नील की तरफ बढ़ता हर एक कदम भारी होता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, दिल टूटता जा रहा था और सब बिखरता लग रहा था। उसकी आंखों के आगे नील के साथ बिताए पल तस्वीरों की तरह घूम रहे थे। उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा और गहरी सांस लेकर उसके करीब बढ़ गई। नील के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और दोनों हाथों पर कैनुला लगे हुए थे, जिसमें से उसे खून की ड्रिप्स लगाई जा रही थी। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, आंखें बंद थी और होठ सूखते जा रहे थे। जैसे जैसे वो उसके करीब हो रही थी, उसका दिल बैठता जा रहा था। वेंटिलेटर से आती हार्ट बीट की आवाज़ उसके कानों से टकराती हुई उसे अंदर तक हिला रही थी। आंसुओं का बहना अभी भी जारी था। उसने इस रूम में इधर उधर नज़र दौड़ाई। इस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। खिड़की और दरवाजे पर भी सारे पर्दे कवर किए हुए थे। नील के बेड के पास एक स्टूल लगा हुआ था, लेकिन उसने उस स्टूल को हटा दिया और उस बेड पर नील के साथ ही थोड़ा सा एडजस्ट करके लेट गई। उसके करीबी के एहसास से ही नील की सांसें तेज हो चली, हार्ट बीट बढ़ने लगी। लेकिन दृष्टि उससे अलग नहीं हुई, बल्कि उसके पेट पर आराम से अपनी बाहें लपेट दी। उसने हल्के से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। नील के इस वक्त ऊपर सीने पर कोई कपड़ा नहीं था, टाकों की वजह से उसका धड़ निरावरण ही था। दृष्टि की आंखों से बहते आंसू उसके सीने को भिगोने लगे। आप जानते हैं, हमारी शादी से कुछ दिन पहले मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। उस दिन मुझे वो मिला जो शायद इस दुनिया की हर लड़की और औरत के लिए एक वरदान है। उस खुदा का नायाब तोहफा है, उसके पति का बेशुमार प्यार है। एक औरत के लिए वो एहसास है जिन्हें शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। मुझे एहसास हुआ कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अधूरा नहीं, हमारी मोहब्बत में कुछ भी अधूरा नहीं रहा। सब मुकम्मल हो गया। हमारे दोनों का प्यार पूरा हो गया। आप प्यार से मुझे अपना बच्चा कहते थे ना। कहते कहते वो रुक गई और आंसुओं की धारा तेज हो गई। आपका ये बच्चा आपको एक तोहफा देने वाली थी। शादी के बाद आपको बताना चाहती थी कि आपकी ये बच्ची अब बड़ी हो गई है और अब वो अपनी जगह किसी और को देने वाली है। हमारी मोहब्बत को आपकी गोद में डालने वाली है, आपको दुनिया की वो खुशी देने वाली है जिसे पाकर आपका, आपकी फैमिली वाला हर ख्वाब पूरा हो जाता। वो आपको बताने वाली थी कि आप पापा बनने वाले हैं। आप सिर्फ पापा नहीं, दुनिया के बेस्ट पापा बनने वाले हैं। हमारी दुनिया हमारी मोहब्बत के रंग से सजने वाली है। कहते हुए उसने नील का हाथ उठाकर अपने पेट पर रख दिया। बोलते हुए उसके होठ कांप रहे थे और आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नील की हार्ट बीट और ज़्यादा तेज हो गई। उसका हाथ थोड़ा थोड़ा हिलने लगा था। सब कहते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। धोखा तो मुझे मेरी किस्मत में दिया। मुझे कुछ पलों की खुशियाँ देकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे अंदर एक नई ज़िंदगी देकर मुझसे ही मेरी ज़िंदगी छीन ली। आपकी दृष्टि मर सकती है, लेकिन किसी और की होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन आपके लिए और हमारे इस बच्चे के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। उस वक्त आपकी ज़िंदगी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, हमारे बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। कैसे उसे इस दुनिया में आने से पहले ही अपने पापा से दूर कर देती मैं। उसके लिए आपको महफूज तो रखना ही था ना, और आपको बचाने के लिए इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ मनन ही आपको बचा सकता था, और उसके लिए मुझे माया अग्निहोत्री की बात माननी पड़ी। आपको याद है, जब आपको रंजना की सच्चाई पता चली थी, तब अगले ही दिन आपने मुझसे पूछा था कि मुझे आप पर कितना विश्वास है। कहते हुए दृष्टि थोड़ा अतीत में चली गई। दृष्टि ने जिस दिन वॉशरूम में नील को खुद से दूर जाने के लिए कहा था और उसे धमकी भी दी थी कि अगर इसी वक्त वो उसे छोड़कर नहीं गया
तो वो अपनी नस काट लेगी। उस वक्त तो नील उसे छोड़कर आ गया था, लेकिन बाद में उसने दृष्टि को संभाल लिया था और उसी रात उसे वंदना की सच्चाई भी पता चल चुकी थी। इसलिए सुबह उठते ही उसने सबसे पहले दृष्टि को नॉर्मल किया और उसे सारी बात बताई। सब जानकर दृष्टि हैरान रह गई थी, लेकिन उसे नील पर पूरा यकीन था कि वो इन सब मुश्किलों से सामना कर लेगा और कोई भी उन्हें दूर नहीं कर पाएगा। सब कुछ बताने के बाद दोनों बेड पर लेटे हुए थे। अभी सुबह का ही वक्त था। नील बेड पर अधलेटा होकर बैठा था और उसके साथ ही दृष्टि भी बैठी थी। उसने दृष्टि को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया तो दृष्टि के पैर उसकी कमर पर कस गए। उसका चेहरा नील के चेहरे की तरफ ही था। नील बेड पर थोड़ा अधलेटा सा होकर बैठा था। उसने दृष्टि का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसे अपने ऊपर झुकाने लगा। दृष्टि की सांसें थमने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें जैसे रुक ही गईं। नील ने उसके लबों को शिद्दत से चूम लिया, फिर उसने दृष्टि को अपने सीने से लगा लिया। उसके मन में इस वक्त कई बातें चल रही थी। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी और एक तरफ उसी मोहब्बत की ख्वाहिशें। उसने उसे थोड़ा सीधा कर अपने ऊपर लिटाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उससे पूछा, उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? दृष्टि ने एक पल उसे देखा और फिर उसके माथे को चूमकर बोली, आप और आपकी मोहब्बत। उसका जवाब सुनकर नील मुस्कुराया और बोला, कितना विश्वास करती हो मुझ पर? अगर विश्वास की कोई परिभाषा होती तो मेरे लिए वो आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होती। नील फिर से मुस्कुराया और बोला कि अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगी? खुद को आपको सौंप सकती हूँ, इससे ज़्यादा शायद ही आपको कुछ दे पाऊँ। अपने आप को मुझे सौंप कर मेरी मोहब्बत को खुद में बसा लो। नील ने बेहद इंटेंसिटी और मदहोशी से धीमे स्वर में कहा, जिसे सुन एक पल को दृष्टि जड़ हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने कपकपाती हुई नील की बोलती बंद कर दी। उससे मंजूरी पाकर नील दृष्टि के लबों को चूम लिया। नील उनके रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करना चाहता था। वो उससे दोबारा शादी कर उन दोनों के मोहब्बत भरे रिश्ते को मुकम्मल करना चाहता था और अब कहीं ना कहीं दृष्टि भी यही चाहने लगी थी। लेकिन अगर नील ने आज खुद से उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात कही तो दृष्टि के इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो तो कब से मन ही मन नील को खुद को सौंप चुकी थी। उस दिन जो भी हुआ शायद उन दोनों के लिए और उनके रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी था। आप पर मेरा विश्वास आज भी उतना ही है, लेकिन आप भी अपनी दृष्टि पर विश्वास करेंगे ना? सबके ताने, सबकी बातें सह जाऊंगी, लेकिन अगर आपने मुझ पर यकीन नहीं किया तो जीते जी मर जाऊंगी। कहते हुए वो वर्तमान में लौटी। आपने अपनी दृष्टि को अपना बनाकर इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे तोहफे के रूप में दी, लेकिन वो खुशी, वो तोहफा आपके साथ बांटने से पहले ही आपने अपनी दृष्टि को अकेला छोड़ दिया। पर मैं इस खुशी को अकेले नहीं जी सकती। हम दोनों की मोहब्बत की निशानी को अकेले नहीं संभाल सकती। इसके लिए आपको वापस मेरे पास आना ही होगा। आप तो जानते हैं ना कि मैं तो खुद को ही नहीं संभाल पाती, तो इसे कैसे संभालूंगी? जल्दी से ठीक होकर मेरे पास आ जाइए। अब सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ आपका बच्चा भी आपका इंतज़ार कर रहा है। कहते हुए उसने अपने हाथ पर रखे नील के हाथ पर अपनी पकड़ कस दी। वो थोड़ा ऊपर उठी और नील के चेहरे पर झुकने लगी। उसने अपने लबों से नील के लबों को चूम लिया और बोली, जब तक आपकी दृष्टि की सांसें चल रही है वो सिर्फ आपकी है। अपने जिस्म पर तो क्या, मैं अपने साए पर भी किसी का बुरा साया नहीं पड़ने दूंगी। करीबन 2 महीने बाद एक लड़की चेयर पर बैठी हाथों में सूप का बाउल लिए सामने सोफे पर बैठे नील को सूप पिला रही थी, लेकिन नील अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोल रहा था। अच्छा बाबा, आज के बाद नहीं बनाऊंगी आपके लिए ये सूप, बस अब आखिरी बार तो पी लीजिए। उस लड़की ने चम्मच सूप में घुमाकर फिर से नील की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन नील ने अपना मुंह नहीं खोला। अच्छा, अगर आपने अभी ये सूप खत्म कर दिया तो कल मैं पक्का आपके लिए पास्ता बनाऊंगी। चलिए अब तो इसे जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए। उस लड़की ने फिर से सूप का चम्मच भरकर उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन नील ने फिर से ना में सिर हिला दिया। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं ये सूप नहीं पीऊँगा तो मतलब नहीं पीऊँगा, और मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। जाओ जाकर मेरी दृष्टि को बुला कर लाओ, उसने किसी बच्चे के लहजे में कहा। उसके हाथ में एक बेहद प्यारी बार्बी डॉल थी जो उसने बड़ी कसकर पकड़ी हुई थी। तुम्हारी दृष्टि बस आने ही वाली है, सिर्फ 10 मिनट और।
अब इस 10 मिनट में तुम जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश कर लो। अगर तुमने अपना खाना टाइम से फिनिश कर लिया तो तुम्हारी दृष्टि भी बहुत खुश होगी। तुम चाहते हो ना कि वो हमेशा हैप्पी रहे? उस लड़की साक्षी ने नील की तरफ देखते हुए पूछा और चम्मच फिर से उसकी तरफ बढ़ा दिया। ओह सच्ची? अगर मैं ये सारा खाना फिनिश कर लूँगा तो पक्का मेरी दृष्टि मुस्कुराएगी ना? नील ने फिर से एक बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए पूछा और अपनी आंखें टिमटिमाकर साक्षी की तरफ देखने लगा। उसे यूं देखकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बड़ी ही सरलता से उन आंसुओं को अपनी आंखों में से बहने से रोक दिया और सूप का भरा हुआ चम्मच फिर से नील की तरफ बढ़ा दिया। हाँ सच्ची मुच्ची, कहते हुए उसने फिर से चम्मच भरकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लाओ तो फिर ये सारा सूप मुझे दो, कहते हुए नील ने उससे वो पूरा सूप का बाउल लिया और जल्दी जल्दी पीने लगा। मुझे मेरी दृष्टि को मुस्कुराते हुए देखना है, इसलिए उसके आने से पहले पहले मैं ये सारा खाना फिनिश कर दूंगा और गुड बेबी बनकर उससे मिलूंगा। फिर तो वो पक्का सैड नहीं होगी ना? मुझे ना अच्छा नहीं लगता जब मेरी दृष्टि सैड सैड फेस बनाती है। उसने फिर से एक मासूम बच्चे की तरह सूप पीते पीते बीच में रुक कर कहा, आपकी दृष्टि आज आपसे पक्का मुस्कुराते हुए ही मिलेगी। उस लड़की ने जवाब दिया तो नील फिर से अपना खाना फिनिश करने लगा। मैं नहीं जानती थी कि ये इश्क मोहब्बत किसे कहते हैं, लेकिन आप दोनों को देखने के बाद अब जानने की ज़रूरत ही नहीं रही। आपको देखकर लगता है कि शायद मोहब्बत की हद से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आप दृष्टि मैम से, और उस बेहद हद से भी ज़्यादा मोहब्बत दृष्टि मैम आपसे करती हैं। उनकी एक मुस्कुराहट के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो वो आपकी एक मुस्कुराहट के लिए रोते दिल के साथ भी हंसती मुस्कुराती हैं। किसी ने मोहब्बत करनी सीखनी हो तो आप दोनों से सीखे। काश आप दोनों की सारी परेशानियां जल्दी ही दूर हो जाएं। आप दोनों को यूं देखकर मैं भी बिखर जाती हूँ। पता नहीं आप दोनों एक दूसरे को किस तरह संभालते हैं। उस लड़की साक्षी ने नील को देखते हुए मन ही मन कहा। मेन गेट से हवा को चीरती हुई एक ब्लैक ऑडी कार घर के अंदर दाखिल हुई और उसमें से लाइट पिंक कलर की साड़ी पहने, खुले स्ट्रेट बाल, बिल्कुल हल्का मेकअप, हाथों में वॉच, गले में नील की पहनाई हुई चैन, लेकिन चेहरा पहले की तरह मुस्कुराता हुआ नहीं बल्कि बिल्कुल गंभीर, और कान से फ़ोन लगाए हुए दृष्टि बाहर निकली। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई सीधा अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। एक महिला ने उसे रोका और उसके आगे आकर बोली, अगर बिजनेस से थोड़ा वक्त मिल जाए तो थोड़ा समय घर पर भी बिता लिया करो, भूलो मत अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी। आखिर तुम्हारे पति का भी हक बनता है तुम्हारे साथ समय बिताने का। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ये बताने की कि मुझे किस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपको वक्त मिल रहा है ना इस घर में बिताने के लिए, तो आराम से बिताइए, क्या पता समय कब पलटी मार जाए। उसने चेहरा गंभीर बनाए ही उस महिला को जवाब दिया, भूलो मत तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता है। तुम्हारी एक सास तो मैं हूँ ही, अब तुम्हारा नया पति भी मुझे अपनी माँ ही मानता है, तो उस रिश्ते से तुम्हारी सास तो मैं अब भी हूँ, तो थोड़ा तमीज़ में बात करो। उस महिला ने गुस्से से दृष्टि को जवाब दिया, रिश्तों की बात तो आप ना ही करें, क्योंकि रिश्तों में आपसे ज़्यादा बदतमीज इंसान तो मैंने देखा ही नहीं। और बाकी रही बात हम दोनों के रिश्तों की, तो मेरा पति ही आपको माँ नहीं मानता तो मेरा आपको सास मानने का तो सवाल ही नहीं बनता। और जिस दूसरे और नए पति की बात आप कर रही हैं उसे तो मैं ही अपना पति नहीं मानती, इसलिए अपना ये सास बहू का ताम झाम आप अपने तक ही सीमित रखिए। मेरे लिए आप सिर्फ और सिर्फ माया अग्निहोत्री हैं और वही रहेंगे। अब थोड़ा साइड हटिए ताकि मैं थोड़ा वक्त अपने पति के साथ भी बिता सकूं। दृष्टि ने भी गुस्से से माया अग्निहोत्री को देखते हुए कहा और साइड होकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। भूलो मत जिस पागल को तुम अपना पति कह रही हो मर जाता वो, अगर उसकी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो। उस औरत ने गुस्से से गरजते हुए कहा। उसकी बात सुनकर गुस्से से दृष्टि की मुस्सियाँ कस गईं। वो मुड़ी और अपनी अंगार बरसाती आंखों से उनकी तरफ देखने लगी और फिर उनके करीब आकर खड़ी हो गई। अगर एक बार भी आपने मेरे पति के लिए इस गंदे शब्द का इस्तेमाल किया तो मैं भूल जाऊंगी कि आपने उन्हें जन्म दिया है। फ्री में मदद नहीं की आपने मेरी, और ना ही फ्री में उनकी जान बचाई है। अपनी मदद के बदले पैसे वसूले हैं आपने, पैसे और पैसों के साथ जो वसूला है वो तो अपने मुँह से बताते हुए भी शर्म आती है मुझे कि एक माँ इस हद तक कैसे गिर सकती है कि अपने ही बच्चे का घर अपने हाथों से उजाड़ दे।
और जब इन सब के बावजूद भी पेट नहीं भरा तो इस घर में आ गई हैं बिना बुलाए मेहमान की तरह। तो जब आ ही गई हैं तो सुकून से यहाँ पर दिन बताइए, क्योंकि जिस दिन मेरे नील ठीक हो गए ना, उस दिन इस घर से तो क्या शायद इस दुनिया से ही पत्ता साफ हो जाएगा आपका। कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से सिर्फ माया अग्निहोत्री को ही घूर रही थीं। उसका चेहरा इस वक्त इतना सख्त था कि कोई भी उसे देखे तो पहचान ही ना पाए कि वो वही दृष्टि है जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी, जिसमें अलहड़ता और बचपना कूट कूट कर भरा था। उन्हें गुस्से से घूर दृष्टि वापस मुड़ी और तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गई। उसके कदमों की आहट पाकर ही नील अपनी जगह से उठा और दौड़ता हुआ दरवाजे तक आ गया। मेरी दृष्टि आ गई, मेरी दृष्टि आ गई, ये अब मैं अपनी दृष्टि के साथ खेलूंगा, कहते हुए नील उसके पेट से चिपक गया। दृष्टि को अपने रूम में आते देख साक्षी अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। उसे जाते देख दृष्टि ने इशारों में उससे नील के खाने के बारे में पूछा तो उसने पलकें झपकाकर उसे हाँ में इशारा किया और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद दृष्टि ने सबसे पहले रूम का दरवाज़ा अच्छे से बंद किया और फिर आकर नील के सीने से लग गई। तुम हमेशा यूं दरवाज़ा बंद करके मुझे गले से क्यों लगाती हो और मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? नील ने छोटू सा मुँह बनाते हुए उससे पूछा। उसने दृष्टि को खुद से अलग कर दिया था। उसका हाथ पकड़कर वो उसे बेड पर लाकर बिठा दिया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोली, क्योंकि आपकी दृष्टि आपसे बेहद प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि हमारे प्यार को किसी की गंदी सी चुड़ैल सी गंदी सी नज़र लगे। ओह, तो इस घर में सच्ची में भूत रहते हैं? मुझे बहुत डर लगता है भूतों से। तुम मुझे उनसे बचाओगी ना? मासूम सा चेहरा बनाकर नील ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हमेशा, मैं हमेशा आपको उन भूतों से प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन आप भी मेरी बात मानेंगे ना? उसने नील को देखते हुए प्यार से पूछा तो नील ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर बोला, आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा मेरा अच्छा बच्चा। कहते हुए दृष्टि ने उसका नाक हल्के से खींचा और बोली, चलिए अब जल्दी से आपके कपड़े चेंज कर दूं, फिर मुझे आपको सुलाना भी है। नील ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो दृष्टि उसके साथ ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। अरे बाबा, जब तक आप इस छोटे से डॉल को छोड़ेंगे नहीं तब तक मैं आपके कपड़े चेंज कैसे करूंगी? दृष्टि ने नील के हाथों से उस डॉल को लेने की कोशिश करते हुए कहा, पर नील उस डॉल को छोड़ ही नहीं रहा था। नील ने वो डॉल अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली और बोला, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे छोड़कर चली जाती हो तब बस यही डॉल मेरा साथ देती है। ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती, ये भी मेरी दृष्टि ही है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब तो मैं आपके साथ हूँ ना, आई प्रॉमिस, अब से मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। दृष्टि ने अपनी गर्दन पर चूटी काटते हुए उसे कसम खाने का इशारा किया तो उसने चुपचाप अपनी डॉल उसके सामने कर दी। दृष्टि ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसे टी शर्ट भी पहना दी। उसके बाकी कपड़े तो वो पहले ही चेंज कर चुकी थी। अब आप जाकर बेड पर लेट जाइए, मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, उसने नील की तरफ देखते हुए कहा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। दृष्टि जैसे ही अलमारी में से अपने कपड़े निकाल कर मुड़ी, नील को वहीं खड़ा देखकर हैरान रह गई। नील ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, तुम्हारे कपड़े मैं बदल दूं? एक पल को तो दृष्टि की सांसें ही अटक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने उसी नील के पास हो जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। अगर आप मेरे कपड़े बदल सकती हैं तो मैं भी तो आपके कपड़े बदल सकता हूँ ना? अब नील ने किसी बच्चे की तरह मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा तो दृष्टि वर्तमान में वापस आई। अब उसके सामने वो नील खड़ा था जिसे शायद मोहब्बत शब्द का मतलब ही ना पता हो। उसकी आंखें नम हो गई और हाथ नील के चेहरे पर चला गया। नील ने एकदम से उसे दूर झटक दिया और बच्चों की तरह खींचते हुए बोला, बस मुझे यही बात अच्छी नहीं लगती जो तुम हर बात बात पर बार बार रोने लग जाती हो। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि मुझे तुम सिर्फ हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हो, यूँ बात बात पर रोती हुई नहीं। अगर तुम्हें सारे बच्चे रोते हुए देखेंगे तो यही कहेंगे कि इतनी बड़ी होकर भी बच्चों की तरह रोती हो, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो। कहते कहते वो वापस से दृष्टि की तरफ आ गया और उसकी आंखों से बरस रहे आंसुओं को अपनी हथेली से साफ करने लगा।
ठीक है, मैं आपसे कोई ज़िद नहीं करूँगा, पर प्लीज़ तुम रोना बंद कर दो, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। नील ने दृष्टि को चुप करवाते हुए कहा। आप जानते हैं मैं आपसे इतना प्यार क्यों करती हूँ? दृष्टि ने नील के चेहरे पर हाथ रखते हुए पूछा तो नील ने ना में सिर हिला दिया। क्योंकि खुद से ज़्यादा आप मुझसे प्यार करते हैं, अपने बारे में ना सोचकर हर बार मेरे बारे में सोचते हैं। आज आपकी दृष्टि आपसे वादा करती है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तब वो आपको कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोकेगी। आप जैसे जो करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप मेरी बात मान लीजिए प्लीज़। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा। ठीक है, तुम जल्दी से कपड़े चेंज करके आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, जब तक तुम मुझे नहीं सुलाओगी मैं सो नहीं पाऊँगा। नील ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह कहा और फिर अपने हाथ में वो बारबी डॉल उठाकर वहाँ से चला गया। उसका दिमाग चाहे इन एहसासों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन दिल अभी भी सिर्फ और सिर्फ दृष्टि के लिए धड़क रहा था, उसकी खुशियों के लिए तड़प रहा था, उसको मुस्कुराते देखने के लिए मचल रहा था। दिल अभी भी खुद से ज़्यादा उसकी फिक्र कर रहा था। एक वक्त वो भी था जब नील उसे बच्चों की तरह संभालता था, दृष्टि को खाना खिलाना, दवाइयाँ देना, उसके कपड़े बदलवाना, उसकी हर छोटी मोटी ज़रूरत का ध्यान रखना। वो कभी भी उसे अकेले महसूस नहीं होने देता था। उसके लिए वो सब कुछ छोड़कर घर पर रहने लगा था और आज दृष्टि उसे एक बच्चे की तरह संभाल रही थी। वो उसे संभाल तो रही थी, लेकिन नील की तरह बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रही थी, क्योंकि ना ही वो उसे अपना पूरा वक्त दे पाती और ना ही अपना ध्यान। इस वक्त वो इतनी उलझी हुई थी कि चाह कर भी वो उसे सब नहीं दे पा रही थी जो वो उससे चाहता था। जब से नील की हालत खराब हुई थी, उसके राइवल्स ने उसके बिजनेस को गिराने के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर दिया था। उसे उसके बिजनेस में हराने के लिए उसके खिलाफ कई साजिशें रचनी शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से दृष्टि को ना चाहते हुए भी उसका बिजनेस संभालना पड़ा। आदि और उसकी फैमिली की नाराज़गी अभी भी दृष्टि से बरकरार थी, इसलिए वो जब भी उसके घर आते तो सिर्फ नील से मिलकर चले जाते। दृष्टि से उन्हें कुछ भी मतलब नहीं होता था और ऑफिस में भी आदि सिर्फ अपने काम से काम रखता। वो दृष्टि को अपनी भाभी की तरह नहीं बल्कि एक बॉस की तरह ट्रीट करता। लेकिन इन सब के बावजूद भी नैना ने उससे बात करना नहीं छोड़ा था। एक वो ही थी जो उसका साथ अभी तक निभा रही थी। दृष्टि ने नैना को सब कुछ बता दिया था सिवाय अपनी प्रेगनेंसी के, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात अभी बाहर आए। लेकिन अब उसे डर था, क्योंकि 3 महीने पूरे होने वाले थे और उसका पेट भी हल्का हल्का बाहर आना शुरू हो चुका था। अब वो ज़्यादा देर तक इस बात को नहीं संभाल सकती थी। उसे डर था कि अगर माया, रंजीत और वीर को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और दृष्टि खुद मर सकती थी, लेकिन इस बच्चे पर कोई भी आंच नहीं आने दे सकती थी। नील की हैप्पी फैमिली वाले ख्वाब को वो किसी भी तरह बिखरने नहीं दे सकती थी। दृष्टि ने कपड़े चेंज किए और चेंजिंग रूम से वापस बेड की साइड आ गई। नील बेड पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। दृष्टि ने आकर लाइटें बंद की और एक हल्की सी रोशनी वाला बल्ब जला दिया। वो बेड पर आई तो नील को देखते हुए उसने अपनी बाहें फैला दी। नील जल्दी से आकर उसके सीने से लग गया तो दृष्टि को यूं एहसास हुआ जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। तपती धरती को बादलों ने अपनी बरसात से शांत कर दिया हो। वो उसे अपनी बाहों में लिए ही बेड पर लेट गई। बेशक नील का दिमाग बच्चों की तरह बर्ताव करने लगा था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही था, एकदम हट्ठा कट्ठा। दृष्टि उसकी बाहों में किसी बच्चे की तरह समा जाती थी, लेकिन नील को यूं लगता था जैसे वो खुद उसकी बाहों में हो। दृष्टि ने नील का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया। दृष्टि के हाथ नील के बालों में चल रहे थे। अपने नील के सीने से लगकर वो अपनी सारी तकलीफें और परेशानियां भूल चुकी थी। तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारे पेट पर हाथ रखता हूँ तो मुझे कुछ कुछ फील होता है, एक गुदगुदी सी होती है, नील ने बच्चों के लहजे में कहा तो आंखें बंद करके लेटी हुई दृष्टि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल में एक सुकून उतर आया था कि चाहे हालात कैसे भी हो, उनके दिलों की नज़दीकियाँ आज भी वैसी ही हैं जैसे पहली थी। एक दूसरे से कुछ कहे भी बिना एक दूसरे की दिल की बात महसूस कर सकते हैं। नील के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसकी दृष्टि और उसके होने वाले बच्चे से वही अटैचमेंट, वही लगाव है।
बेशक देने वाले ने जिस्म पर गहरे घाव दिए, लेकिन दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत उससे भी ज़्यादा गहरी है। तभी ना ही कोई उन्हें अलग कर पाया और ना ही उनके दिलों को एक दूसरे के खिलाफ कर पाया। दवाइयों के असर की वजह से और उसके बालों में लगातार हाथ चलाने की वजह से नील गहरी नींद में सो चुका था। दृष्टि की आंखें भी नींद से बोझिल होने लगी थी। तभी अचानक से एकदम कांच के टूटने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ कर रहा हो। वो चुपके से नील से थोड़ा अलग हुई और लाइट जलाकर दरवाज़ा खोल कमरे से बाहर आई। आवाज़ों की दिशा समझकर उसके चेहरे पर बेबसी और गुस्से के मिले जुले भाव उभर आए। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वो भी उसी तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वो कमरे के करीब पहुंचती जा रही थी, चीज़ों के टूटने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। उसने दरवाजे को हल्का सा हाथ लगाकर खोला तो अंदर की हालत देखकर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई, जैसे वो भली भांति परिचित हो कि कमरे की ये हालत किसने और क्यों की है। उसको दरवाजे पर देखकर नशे में चूर बीर जाकर सोफे पर बैठ गया और एक बार फिर से अपने हाथ में एक सिल्वर पेपर जैसा कुछ लेकर लाइटर से नीचे आग लगाते हुए उसे सूंघने लगा। वो एक प्रकार का नशा था जो बीर हर रोज किया करता था। करीबन 5 मिनट दरवाजे पर खड़ी दृष्टि उसे देखती रही। उस नशे को खत्म कर बीर ने उस सिल्वर पेपर को अपने हाथों में मरोड़ते हुए फेंक दिया और दृष्टि की तरफ बढ़ गया। कैसी बीवी मिली है ना मुझे, जिसे आवाज़ लगाकर बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस कमरे में थोड़ी सी तोड़ फोड़ करो और वो किसी जिन्न की तरह मेरे सामने हाजिर हो जाएगी। उसने दृष्टि की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए ही कहा। जैसे जैसे वो दृष्टि की तरफ बढ़ रहा था, दृष्टि के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उस पागल के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है और अपने पति के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट का समय नहीं है, वो उसके चेहरे को घूरते हुए बोला। दृष्टि की मुट्ठियां कस गई, लेकिन वो फिर भी चुप रही। उसकी चुप्पी बीर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, आज मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए कि आखिर उस पागल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। वो उसके बिल्कुल करीब आकर बोला। उसकी आंखें दृष्टि की आंखों में झांक रही थी, तो दृष्टि की आंखें भी उसकी आंखों को घूर रही थी। ना ही उसने अपनी आंखें नीचे की और ना ही दृष्टि ने अपनी पलकें झपकाई, लेकिन दृष्टि की कसी हुई मुट्ठियों के साथ उसकी नसें भी उभरती जा रही थी। लेकिन वो फिर भी चुप रहे। काश उस पागल को सिर्फ घायल नहीं बल्कि जान से मार दिया होता तो आज तुम सिर्फ मेरी होती, सिर्फ मेरी। जैसे ही बीर ने नफरत भरे भावों से ये बात कही, दृष्टि का सब्र जाता रहा। उसने अपने दोनों हाथों से उसे जोर से धक्का दे दिया तो वो कमरे के फर्श पर बिखरे कांच के ऊपर जा गिरा। कांच पर गिरने की वजह से बीर के हाथों में कई जगह खरोंचें आ गई थी। उसके हाथ से खून बहने लगा था। वो गुस्से से उठा और दृष्टि की तरफ बढ़ने लगा। दृष्टि भी गुस्से से उसे ही घूर रही थी। गुस्से में हांफते हुए बीर उसके करीब आया और पीछे से उसके बालों को पकड़कर बोला, साली तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया, बड़ी चर्बी चढ़ गई है ना तुझे। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। हमेशा सोचता हूँ कि तू प्यार से मान जाए, लेकिन तूने तो जैसे ठान रखी है कि हमेशा मेरे ही खिलाफ जाएगी। नफरत करती है ना तू मुझसे, अब मैं तुझे बताऊंगा नफरत कैसे की जाती है। कहते हुए उसने उसके बालों को खींचा तो दृष्टि की आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल हो गईं। उसने उसके बालों को एक बार और कसकर खींचा और उसे धक्का दे दिया, लेकिन उसकी पकड़ से छूटते ही दृष्टि संभल गई और फिर से उसके सामने खड़ी हो गई। इस बार गुस्से से बीर की मुट्ठियां कस गई और जबड़े भींच गए। वो फिर से आगे बढ़ा और उसके बालों को पकड़ने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही दृष्टि नीचे झुकी और फिर एक झटके से खड़ी होकर बीर के पीछे आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। बीर मुंह के बल जाकर दोबारा फर्श पर गिरा। इस बार दर्द से उसकी आह निकल गई। बेशक लड़की हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसा कोई भी आए और मुझे चोट पहुंचाकर चला जाए। मैं खुद को संभालना और दूसरों को उनकी औकात दिखाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। उम्मीद है अगली बार बदतमीजी करने से पहले याद रखोगे। कहते हुए दृष्टि ने घूरते हुए उसे देखा और अपने कमरे में जाने के लिए वापस मुड़ गई। यही उम्मीद थी तुमसे। जो लड़की अपने पति के होते हुए भी किसी पराये मर्द के साथ जाकर सोए, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। बस, बीर ने खड़े होकर नफरत से चिल्लाते हुए कहा, ये जो तुम बार बार मेरे पति होने का मोर्चा लगाते रहते हो, परेशान नहीं हो जाते खुद से ही? मतलब कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? एक बार नहीं 1000 बार बोल चुकी हूँ तुमसे कि ना ही तुम मेरे पति हो और ना ही नील मेरे लिए पराये।
जो रूह में बसे होते हैं वो कभी पराये नहीं होते, और जिनसे बेहद नफरत हो वो कभी अपने नहीं होते। मेरे गले में जबरदस्ती मंगलसूत्र पहनाने से तुम मेरे पति नहीं हो जाओगे। मांग में सिंदूर भर देने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत नहीं भर जाएगी। मेरे लिए तुम आज भी वही हो और हमेशा रहोगे भी, सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल। तुम इस घर में हो इसका मतलब ये कभी नहीं कि तुम मेरे दिल और मेरी ज़िंदगी में भी हो। तुमसे कल भी नफ़रत थी, आज भी नफ़रत है और हमेशा रहेगी। इंतज़ार बस उस दिन का है जिस दिन नील ठीक होंगे और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वीर हंसने लगा और बोला, ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। ना ही वो पागल कभी ठीक होगा और ना ही कभी मैं तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा। ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन शादी तो हुई है हमारी जिसे तुम ठुकरा नहीं सकती। एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरी होना ही पड़ेगा। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक एक शादी से तलाक ना ले लिया जाए तब तक दूसरी शादी की कोई मान्यता नहीं होती। और मेरी शादी नील से हो चुकी है और उनके होते हुए तुम्हारा मेरे साथ कोई भी रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। दृष्टि ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगर वो ही ना रहे तो? वीर ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी बात सुनकर दृष्टि का दिल कर रहा था कि अभी इसी वक्त उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना था, क्योंकि अगर बात बढ़ी तो वो अकेली सब कुछ नहीं संभाल पाएगी। उसे तब तक शांत रहना होगा जब तक नील ठीक ना हो जाए। वीर अभी भी चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ देख रहा था। दृष्टि ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, अगर इस दुनिया में नील नहीं तो दृष्टि के यहाँ होने का कोई मतलब ही नहीं। जो मेरी ज़िंदगी है, अगर वो ही मेरी ज़िंदगी में नहीं तो मुझे ये ज़िंदगी चाहिए ही नहीं। मोहब्बत तो मुकब्बल होगी, चाहे साथ जीकर हो या फिर मर कर। इस वक्त उसकी आवाज़ काफ़ी बेखौफ थी, जैसे उसे किसी भी चीज़ का डर ना हो। वो एकदम उसकी आंखों में देखते हुए बात कर रही थी। अपनी बात कहकर वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गई। उस पागल के लिए मर सकती हो, लेकिन मेरे साथ जी नहीं सकती, वीर ने जैसे हार मानते हुए कहा। उनके साथ मर कर भी जी जाऊंगी और तुम्हारे साथ जीते जी भी मर जाऊंगी, दृष्टि ने बिना मुड़े कहा और वहाँ से जाने लगी। लेकिन फिर जाते जाते रुक गई और बोली, सही कहते हो तुम, वो पागल ही हैं। पागल है मेरी मोहब्बत में और मैं भी पागल हूँ उनकी दीवानगी में। और सच कहूँ, तुम समझदारों से कहीं ज़्यादा सुकून है हमारे पागलपन में। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे और कुछ सुने वो आगे बढ़ गई। वीर ने अपना खून से सना हाथ दीवार पर दे मारा। तुम्हारा उसके लिए यही पागलपन तो मुझे तुम्हारा और दीवाना बना रहा है। तुम सोच भी नहीं सकती किस कदर चाहता हूँ मैं तुम्हें, वो कांपते हुए बोला। अब तो मैं किसी भी तरह तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। अब नील को हमारे रास्ते से हटना ही होगा, उसने अपनी गर्दन झटकते हुए कहा और जाकर फिर से सोफे पर बैठकर वो नशा सा करने लगा। दृष्टि अपने कमरे में आई तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसको किसी के सुबकने की आवाज़ सुनाई दी। एक पल में ही उसका दिल बेचैन हो उठा। वो आवाज़ सुनकर कैसे ना पहचानती उस आवाज़ को जो उसके कानों से होते हुए दिल में उतरती थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से भागकर बेड की तरफ गई। नील नींद में इधर उधर करवटें लेते हुए हल्का हल्का सुबक रहा था और नींद में ही बड़बड़ाए जा रहा था, तुम मेरी हो ना, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, मेरी हो तुम, बस मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। उसका बड़बड़ाना सुनकर दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। नींद में भी वो उसके दूर जाने से डर रहा था। उसका डर उस पर इस कदर हावी था कि वो चैन से सो भी नहीं पा रहा था। और ये सब था वीर की वजह से। जब वीर ने उससे वो सारी बातें कही तो नील के दिल में डर बैठ गया था कि कहीं उसकी सच्चाई जानकर दृष्टि उसे छोड़कर ना चली जाए, कहीं वो उसकी मोहब्बत को ठुकरा ना दे, कहीं वीर उसे उससे दूर ना कर दे। और इस सब डर के बीच ही उसके सिर पर इस कदर चोट लगी कि उसके बाद उसका वो डर कभी दूर ही नहीं हुआ। अब अक्सर ही नील नींद में डर जाया करता था। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे यकीन दिलाए कि वो हमेशा ही उसके साथ रहेगी, कभी उसको छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि नील का दिमाग इस वक्त इन सब बातों को समझने के लिए तैयार नहीं था। दृष्टि ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और उसके चेहरे पर अपने होठों से चुम्बनों की बरसात कर दी। कैसे चली जाऊं आपको छोड़कर, बिना रूहों के जिस्म कहाँ रह पाते हैं, उसने दर्द भरे लहजे में कहा।
उसका साथ महसूस कर नील नॉर्मल होने लगा था। दृष्टि कुछ देर तक उसका सिर अपनी गोदी में रख थपथपाती रही। जब नील फिर से गहरी नींद में चला गया तो वो भी थोड़ी सी सरक कर उसके साथ ही लेट गई और अपनी बाहें उसके ऊपर लपेट दी। गहरी नींद में सोते हुए भी नील ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। बेशक हालात जैसे भी हों, लेकिन उनकी ताकत उनकी मोहब्बत थी जो अभी भी बरकरार थी। उनका एक दूसरे के साथ होना उनकी सच्ची मोहब्बत की गवाही थी। करीब होकर भी दूर थे और दूर होकर भी एक दूसरे के करीब थे। मोहब्बत मुकम्मल भी थी और अधूरी भी थी, लेकिन फ़िलहाल दोनों के चेहरे पर सुकून था। नया दिन शुरू हो चुका था, नई उम्मीदों के साथ। दृष्टि ने अपनी आंखें खोली। नील की बाहों में वो किसी बच्चे की तरह सिमटी हुई थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए नील की तरफ देखा और आगे बढ़कर नील के माथे पर अपने होठ रख दिए। नील अभी भी सो रहा था। वो उसे डिस्टर्ब किए बिना उठी और वॉशरूम में चली गई। आज उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी और उसके बाद ऑफिस में एक बिजनेस मीटिंग भी थी। लेकिन उसे नील की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने कल ही उससे वादा लिया था कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन आज उसका जाना ज़रूरी था। उसे टेंशन हो रही थी कि वो अब उसे कैसे मनाएगी। वो नहाई और उसके बाद नीचे हॉल में आ गई। सुजाता जी उसी का इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे ही नीचे आई, सुजाता जी उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। उनके हाथ में इस वक्त दूध का ग्लास और ड्राई फ्रूट्स का भरा हुआ बाउल था। दूध को देखते ही दृष्टि ने मुंह बना लिया। सोचना भी मत कि बिना खाए मैं तुम्हें कुछ काम करने दूंगी, सुजाता जी ने सख्ती से उसे देखते हुए कहा। प्लीज़ सिर्फ आज आज कल से मैं पक्का वही खाऊंगी जो आप कहेंगे, दृष्टि ने बच्चों सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल रात भी मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, लेकिन तुम खाना खाने नहीं आई, और आज भी बिना कुछ खाए बस लग जाओगी मशीनों की तरह काम करने। अगर नील बाबा ठीक होते तो क्या वो तुम्हें ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए काम करने देते? कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। दृष्टि ने उन्हें बाजुओं से पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया। अगर आज नील बाबा ठीक होते तो जाने तुम्हारे आगे पीछे कितने ही नौकरों की फौज लगा देते। खुद भी बस सारा दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ध्यान रखते, तुम्हें तो ज़मीन पर कदम भी ना रखने देते। इस बच्चे के लिए वो ना जाने क्या क्या तैयारियां करते। कहते हुए उन्होंने अपना हाथ दृष्टि के पेट पर रख दिया। आज इस घर में जो भी हो रहा है उसकी जगह ये घर रौनक और खुशियों से भरा होता। अगर नील बाबा ठीक होते तो, वो रोते हुए बोली। दृष्टि ने उनका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, बहुत जल्द ऐसा ही होगा। बहुत जल्द मेरे नील ठीक भी हो जाएंगे और इस घर में भी सिर्फ खुशियाँ ही होगी। मेरा वादा है आपसे, लेकिन उनके ठीक होने तक हमें मिलकर सब कुछ संभालना है। अगर आप ही यूँ हिम्मत हार जाएंगी तो मेरा क्या होगा? आपके साथ से ही तो मैंने खुद को और इस घर को संभाल रखा है। अगर आपने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं बहुत अकेली हो जाती। उसकी बात सुनकर सुजाता जी ने अपने आंसू साफ किए और बोली, देखा, अगर प्यार से खा लेती तो मुझे रोना नहीं पड़ता। अब अगर मुझे रुलाया है तो उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। अब तुम्हें ये सारा दूध भी खत्म करना होगा और ये ड्राई फ्रूट्स भी खाने होंगे, नहीं तो तुम्हारी शिकायत जाकर मैं नील बाबा से लगाऊंगी, उन्होंने लगभग उसे धमकाते हुए कहा। ऐसा अनर्थ तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बर्ताव उनका बेशक बच्चों वाला हो, लेकिन डांट वो अभी भी वैसे ही बिल्कुल गुस्से से लगाते हैं, दृष्टि ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा और चुपचाप दूध का ग्लास उठाकर पीने लगी। सुजाता जी ने उसके मुंह से एक एक कर ड्राई फ्रूट्स भी जानने शुरू कर दिए तो वो चुपचाप वो भी खाने लगी। सब फिनिश करने के बाद दृष्टि उठी और नील के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई। आज वो नील के लिए पास्ता बनाने का सोच रही थी। उसने जल्दी से पास्ता की तैयारियां की और उसके साथ साथ कोल्ड कॉफ़ी भी बना दिया। सब कुछ रेडी करने के बाद वो वापस कमरे में गई। नील आंखें बंद किए उसका ही इंतज़ार कर रहा था। उसकी पायलों की छन छन सुनकर नील ने अपनी आंखों के आगे से अपना हाथ उठाया और हल्का रूठते हुए बोला, तुम जानती हो ना, मुझे सुबह सुबह अपनी आँख खुलते ही सबसे पहले तुम्हें देखना होता है, तो तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गई? दृष्टि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उसके करीब आकर बैठ गई। नील ने अपने आसपास ही उसका एहसास पाकर अपनी आंखें खोली और सामने ही उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। वो उसे देखते हुए उठकर बैठ गया और बोला, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा, और तुम मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई थी।
मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ रेडी करने गई थी, लेकिन उस सरप्राइज़ के लिए पहले आपको जल्दी से नहाकर तैयार होना होगा, दृष्टि ने उसे देखते हुए कहा। वाह सरप्राइज़ ये! वो बच्चों की तरह खुश होकर चिल्लाने लगा, लेकिन फिर एकदम से बैठ गया और बोला, कहीं सरप्राइज़ के बाद तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना? उसकी बात सुनकर दृष्टि का दिल तड़प उठा। कैसे समझाती वो उसे अपनी मुश्किलें, क्योंकि उसका दिमाग इन सब बातों को समझने वाला ही नहीं था और दिल तो वैसे भी नहीं मानता उससे दूर जाने के लिए। उसने हल्के से मुस्कुराकर उसे देखा और उसके करीब होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, मैं जल्दी ही जाऊंगी और जल्दी से ही वापस आ जाऊंगी। उसके बाद फिर कभी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे जा लेने दीजिए। उसकी बात सुनकर नील का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर वो एकदम हौले से बोला, ठीक है, लेकिन जब तक तुम नहीं आओगी मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और ना ही सोऊंगा, ओके? पक्का प्रॉमिस। दृष्टि ने मुस्कुराकर उसके आगे हाथ बढ़ा दिया तो नील ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगर तुम्हें जाना है तो ठीक है, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो तब तक तो मेरे पास रह सकती हो ना? उसने कुछ शरारती अंदाज से कहा। हाँ, पर मैं तो पहले ही आपके पास ही हूँ ना, दृष्टि ने जवाब दिया। नहीं, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ कैसे, पहले इधर नीचे आओ, नील ने ज़मीन पर खड़े होते हुए जवाब दिया। दृष्टि भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो नील ने अपने पैर दृष्टि के पैरों के ऊपर रख दिए। दर्द की वजह से दृष्टि के पैर एकदम से सुन्न हो गए और आंखों में नमी आ गई, लेकिन जल्द ही अपने पलके झपकाते हुए उसने उस नमी को अपनी आंखों से हटा लिया और नील की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। कहाँ उसके नाजुक से पैर और कहाँ नील का पूरा वजन, वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अब तुम मुझे ऐसे ही वॉशरूम तक लेकर जाओगी और रेडी भी करोगी, नील ने शरारती अंदाज से कहा। दर्द से दृष्टि की जान निकलते जा रही थी, लेकिन वो फिर भी चलने की कोशिश करने लगी। वो नील को मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अगर वो मना करती तो नील नाराज़ हो जाता और वो उसे नाराज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। अगर इस वक्त नील को उसकी हालत के बारे में पता होता तो उसके इन्हीं पैरों को वो नीचे ज़मीन पर भी नहीं रखने देता और इन्हीं पैरों को अपने हाथों में लेकर अपने होठों से लगा लेता। उसकी आंखों के आगे वो पल आ गया जब इसी तरह नील उसे अपने पैरों पर उठाकर वॉशरूम में लेकर गया था। वो दर्द में भी मुस्कुरा दी। इस वक्त वो नील के काफ़ी करीब थी। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी जो दृष्टि साफ सुन पा रही थी। उसने मुस्कुराकर उसे देखा, उसके सीने से वो लग गई। उसके सीने से लगते ही जैसे दर्द कहीं गायब हो गया। उसे अपने पैरों पर लेकर दृष्टि वॉशरूम तक आ गई। जब से वो लोग हॉस्पिटल से घर आए थे तब से दृष्टि ही उसे नहलाती थी। उसने उसको नहलाया और बाथरोब पहना दिया। जब वो बाहर आने लगे तो दृष्टि उसके पास आकर खड़ी हो गई और अपने पैरों को आगे कर उसको उन पर अपने पैर रखने का इशारा कर दिया, लेकिन नील ने ना में सिर हिला दिया और दृष्टि को कमर से पकड़कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। उसकी करीबी से दृष्टि सिहर गई, नज़रें उसकी नज़रों पर टिक गई। नील भी उसे ही देख रहा था। वो उसकी तरफ झुका और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। अब मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, उसने दृष्टि की बाहों को अपनी कमर पर लपेटते हुए कहा और सोफे की तरफ बढ़ने लगा। दृष्टि का दिल धक सा हो उठा। सुजाता जी सोफे पर नाश्ता लगाकर जा चुकी थी। दृष्टि ने उसे बिठाया और उसे नाश्ता कराने लगी। नील बड़े शौक से उसके हाथों से खाए जा रहा था। इतने में साक्षी भी वहां आ चुकी थी। दृष्टि ने उसे नील की देखभाल के लिए रखा हुआ था, क्योंकि वो नील को ऐसे अकेले छोड़कर जा नहीं सकती थी। हालांकि सुजाता जी भी घर पर होती थी, लेकिन उन्हें घर भी संभालना होता था। उन दोनों के सहारे नील को छोड़कर वो आराम से अपने काम कर सकती थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद नील साक्षी के साथ गेम्स खेलने में लग गया तो दृष्टि जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। दृष्टि अपने केबिन में आई तो आंखों से आंसू बह निकले। बेशक वो आदि के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन अपने रिश्ते के आगे आज भी वो बेहद कमज़ोर थी। उसने बहुत कोशिश की थी आदि के दिल से अपने लिए कड़वाहट निकालने की, लेकिन आदि इस वक्त कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसे उसके फ़ोन बजने की आवाज़ आई तो उसने अपने आंसू पोंछे और पर्स में से अपना फ़ोन निकाल कर चेक करने लगी। हॉस्पिटल से उसकी अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन के लिए फ़ोन था।
वो तो इन सब चक्कर में भूल ही गई थी कि आज उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। उसने जल्दी से अपना हुलिया थोड़ा ठीक किया और पर्स लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। धक 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 सोनोग्राफी के वक्त कंप्यूटर से बच्चे की धड़कने की आवाज़ सुनकर बेड पर लेटी दृष्टि के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ आंखों से आंसू भी आ गए। डॉक्टर उसके पेट की सोनोग्राफी कर रहे थे और वो अपने बच्चे की हल्की हल्की झलक कंप्यूटर में देख भी रही थी। सोनोग्राफी करते वक्त डॉक्टर के चेहरे के बदलते भाव देख उसका दिल बैठ रहा था। पहले डॉक्टर बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही सोनोग्राफी कंप्लीट हुई डॉक्टर का चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया। उन्होंने अपने ग्लव्स उतारे और नर्स को दृष्टि की उठने में मदद करने के लिए कहकर अपनी चेयर पर चली गए। दृष्टि भी अपने भारी कदम लिए उनकी तरफ बढ़ गई और जाकर उनके सामने बैठ गई। मिसेस मल्होत्रा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अब बात बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, क्योंकि अब आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ चुकी है और आपकी जिम्मेदारी भी। अब आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बच्चे के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इस वक्त आपके दोनों बेबीज़ बहुत ज़्यादा वीक हैं, इसलिए अब आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। दृष्टि ने हैरानी से नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखा। यस मिसेज मल्होत्रा, आपने सही सुना। आप इस वक्त ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट हैं और प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही बेबी इस वक्त बेहद वीक हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सॉरी, पर आप समझदार हैं, समझ सकती हैं इन बातों को। इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ आपको मेंटली भी खुद को इनके लिए तैयार होना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था वो खुश हो या दुखी, ट्विंस बेबी की खुशी मनाए या अपनी किस्मत का दुख, जो इस वक्त वो अपनी मोहब्बत के साथ होते हुए भी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। नील के बिना उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सूनी हो गई थी। वो चाह कर भी खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसने रिपोर्ट्स कलेक्ट की और वापस घर के लिए निकल गई। घर आते ही उसका सामना वीर से हो गया, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर सीधा अपने कमरे में जाने लगी। कहाँ से आ रही हो? वीर ने उसे रोकते हुए पूछा। दृष्टि सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। वो इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने उसे फिर से नज़रअंदाज किया और दूसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया। उसकी नज़रअंदाजी देखकर वीर के गुस्से का पारा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने पास रखा एक वास उठाया और ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। कांच के टूटने की आवाज़ से दृष्टि पलटी और उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ आ गया था कि जब तक वीर दो चार बातें सुना ना ले तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और उसके सामने खड़ी हो गई। वीर ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी कमर से लगा दिया और उसे घूरते हुए बोला, मैंने पूछा कहाँ से आ रही हो तुम? ऑफिस गया था मैं, वहाँ पर तो तुम नहीं थी, तो बताओगी आजकल कहाँ घूम रही हो? दृष्टि ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और व्यंग से मुस्कुराकर एक ही झटके में अपनी बाँह उससे छुड़ा ली। आज के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो जिस हाथ को अभी झटका है ना, उसे ककड़ी की तरह तोड़ भी सकती हूँ। गुस्से में उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। वीर ने उसका हाथ फिर से पकड़ा और दबाते हुए बोला, बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी। हमेशा सोचता हूँ कि प्यार से मान जाओगी तुम, लेकिन तुम्हारे तो पर लगते जा रहे हैं। लगता है अब इन परों को काटने का वक्त आ गया है। जुबान के साथ हाथ पैर भी बहुत अच्छे से चलते हैं मेरे, इसलिए समझा रही हूँ तुम्हें, मुझसे दूर रहो। कहीं ये ना हो कि मुझसे मुँह तुड़वाकर किसी को मुँह दिखाने लायक ना रहो। कहते हुए उसने अपना हाथ एक बार फिर से उससे छुड़वा लिया। दूर तो तुमसे मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। अब प्यार से बहुत मना कर देख लिया, लेकिन अब और इंतज़ार नहीं करूँगा। अगर प्यार से नहीं तो ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन अब तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूँगा। कहते कहते उसने उसका मुंह अपने हाथों में जकड़ लिया। ज़बरदस्ती के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। नामर्दों की निशानी ही यही होती है। दृष्टि ने उससे अपना मुंह छुड़वाते हुए कहा और पलटकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उस वक्त घर के सभी नौकर सर्वेंट क्वार्टर में थे। दोपहर का वक्त था। दोपहर में सबको थोड़ा रेस्ट करने के लिए वक्त दिया जाता था। दृष्टि अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी कि वीर तेज कदमों से उसके पीछे आया और उसके बालों को खींचकर उसे अपनी तरफ पलट दिया। दर्द से दृष्टि की आह निकल गई। जब से दृष्टि नील को लेकर हॉस्पिटल से घर आई थी,
तब से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ था कि वीर ने उस पर अपनी जोर जबरदस्ती ना चलाई हो। ना मर्द बोला ना तूने मुझे, अब मैं तुझे दिखाता हूँ मर्दानगी क्या होती है, वीर ने गुस्से से अपने जबड़े भींचते हुए कहा और उसे खींचकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। साक्षी और नील इस वक्त नील के कमरे में थे। नील ने म्यूजिक चला रखा था, इसलिए उनकी आवाज़ें उसके कमरे तक नहीं जा रही थी। दृष्टि ने अपने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए, लेकिन तभी उसे डॉक्टर की बात याद आ गई। इस वक्त आपके दोनों बेबीज़ बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। उसने एकदम से अपने हाथ पैर चलाने बंद कर दिए, जिसकी वजह से वीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वो दृष्टि को बालों से खींचते हुए अपने बेड कमरे की तरफ ले जाने लगा। मुझे अभी इसी वक्त छोड़ो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, दृष्टि ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा। अब अंजाम चाहे जो भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें पाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें प्यार से अपना बनाने की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें तुमने बेकार कर दी। तो अब ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन तुम्हें मेरा तो होना ही होगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि जब वीर सूर्यवंशी कोई जिद ठान ले तो वो उसे कैसे पूरी करता है। वीर ने आग भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा और उसे अपने कमरे में लेकर बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही वीर ने दृष्टि को जोर से धक्का दिया तो दृष्टि जाकर बेड पर गिर गई। एक दर्द की तेज लहर उसके पेट में दौड़ गई और हाथ अपने पेट पर चले गए और उस दर्द के साथ ही उसे डॉक्टर की कही सब बातें याद आने लगी। बच्चों की वीकनेस, उसकी अपनी वीकनेस और बच्चों को खो देने की बातें उसके जहन में कौंध गई। उसने अपनी मुट्ठियों को बांधा और गुस्से से वीर की तरफ देखने लगी। वीर दरवाजे पर खड़ा दरवाजे को बंद कर रहा था। दृष्टि उसकी तरफ भागी और जाकर उसे पीछे से खींचकर ज़मीन की तरफ धक्का दे दिया, जिससे वीर लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। लेकिन अगले ही पल वो फुर्ती से खड़ा हुआ और उतनी ही फुर्ती से दृष्टि की तरफ लपका। दृष्टि अपने पेट पर हाथ रखते हुए एक साइड हो गई तो वीर दरवाजे के बीच में जाकर गिर पड़ा। बच कर जाएगी कहाँ तू, एक ना एक दिन तो तुझे मेरा होना ही है। अभी भी कह रहा हूँ, प्यार से मान जा, नहीं तो तेरा वो हश्र करूँगा कि तेरी रूह तक काँप जाएगी। वीर तेजी से खड़ा होकर उसको देखते हुए बोला, ऐसा ख्वाब अपने ख्वाबों में भी मत सोचना। मेरे जीते जी तुम मेरे करीब कभी नहीं आ सकते। दृष्टि ने भी उसे घूरते हुए कहा। उसकी सांसें तेज होने से अब वो हाँफने लगी थी। बहुत घमंड है ना तुझे खुद पर, बहुत हाथ पैर चलाने आते हैं ना तुझे। अब चला जितने हाथ पैर चलाने हैं, क्योंकि जितना तू तड़पेगी उतना ही मज़ा मुझे तुझे तड़पाने में आने वाला है। जितना तू अपने पर फड़फड़ाएगी उतना ही मज़ा मुझे तेरे ये पर काटने में आएगा। कहकर वीर गुस्से से चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसे करीब आते देख दृष्टि दरवाजे की तरफ भागने लगी। इस वक्त उसे न केवल अपनी बल्कि अपने बच्चों की भी परवाह थी। वो उन्हें एक हल्की सी खरोच भी नहीं आने दे सकती थी। उसे बस किसी भी तरह वीर के चंगुल से निकलना था। लेकिन इससे पहले कि वो उस कमरे से बाहर निकलती, वीर ने उसे फिर से बालों से खींचा और यूं ही खींचते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे की तरफ कर दिया। दृष्टि ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और उसे जोर से धक्का देने लगी, पर इस बार वीर की पकड़ बेहद मजबूत थी। उसने एक हाथ से दृष्टि के बालों को और दूसरी हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। दृष्टि अपना चेहरा बार बार दाएं बाएं करने लगी। उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और अपना घुटना मोड़कर जोर से वीर के प्राइवेट पार्ट पर दे मारा। दर्द से वीर की आह निकल गई और उसके हाथों की पकड़ दृष्टि पर से छूट गई। उसकी पकड़ से छूटते ही दृष्टि अपने आप को संभालने लगी। इतनी तेजी से घुटना चलाने से उसके पेट में फिर से दर्द उठ गया था। वह एक पल के लिए नीचे ज़मीन पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने वीर की तरफ देखा उसने अपनी हिम्मत बटोरी और जल्दी से खड़ी होकर वहाँ से निकलने लगी। लेकिन इस बार फिर वीर ने उसे पीछे से पकड़ लिया और पूरे जोर से उसकी कुर्ती को खींच दिया। छर्र की आवाज़ के साथ वो कुर्ती पीछे कमर से बुरी तरह से फट गई। दृष्टि की सांसें थमने लगी। उसने जल्दी से अपने हाथों को अपनी पेट पर रख दिया और खुद को कवर करने लगी। उसे यूं तड़पते देख वीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। उसने दृष्टि को पकड़ा और जोर से अपने बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर झुकने लगा। दृष्टि अपने हाथ पैर चलाए जा रही थी और उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज वीर के जोर के आगे उसकी एक भी नहीं चल रही थी।
वीर लगातार उसकी तरफ झुकता जा रहा था। वो दृष्टि के चेहरे को बड़ी हौसी भरी नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। कहा था ना तुझे तो मैं पाकर ही रहूँगा। वीर सूर्यवंशी एक बार जिस चीज़ को हासिल करने की ठान लेता है उसे हासिल करके ही रहता है। चाहता था हमारे बीच सब कुछ रजामंदी और मंजूरी से हो, लेकिन तूने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब तो मैं सिर्फ तेरा जिस्म ही नहीं बल्कि तेरी रूह को भी तार तार करूँगा। तुझे मछली की तरह इतना तड़पाऊँगा कि तू पानी भी मांगेगी तो तुझे वो भी नसीब नहीं होगा। कहते हुए वो लगातार उस पर झुका रहा था। नसीब तो तुम्हें होगी, वो भी मौत। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो नील तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपनी सलामती चाहते हो तो छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए दृष्टि ने उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन उसके उठने से पहले ही वीर एक बार और उस पर हावी हो गया। दृष्टि चीख उठी और उसके सीने पर जोर जोर से मारने लगी। तुम्हारे इस जिस्म के लिए कई सालों से तड़पा हूँ मैं। आज मेरी वो तड़प शांत होगी और उसके बाद हर रोज़ तुम यूं ही मेरे बिस्तर पर तड़पती हुई मुझसे रहम की भीख मांगोगी, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा वो पागल भी तुम्हें रोज़ घुट घुट कर मरते हुए देख कर और पागल होता जाएगा। कहते हुए वो उसके होठों की तरफ गया। तभी जोर से ज़मीन पर किसी ने उसे पीछे से पकड़कर पटक दिया। उसके यूं एकदम उसके ऊपर से हट जाने पर दृष्टि की सांस में सांस आई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पेट पर हाथ रखते हुए राहत की सांस ली। तभी उसे वीर के दर्द से कराने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने आंखें खोलकर देखा और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरत में फैल गई। बस 2 पार्ट और इस कहानी के बचे हुए हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी आपको कैसी लग रही है? वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।